हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन का आज लास्ट क्लास है, तो इसका कंक्लूजन कर देते हैं। कल मैंने बेसिडियोमाइसिस का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, उसमें एक चीज़ मैंने गलत कह दिया था। मैंने कहा था नो माइसेलियम होते हैं, उनमें से ऐसे डाइकैरियन बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं उस समय कंपेयर करके पढ़ा रहा था। इसलिए जो फर्स्ट स्टेप था वो मैंने सब में सेम रख दिया, लेकिन इसमें थोड़ा अलग होता है। तो मुझे बाद में याद आया तो बता देता हूँ, थोड़ा सही कर लेना। इसका वाला माइसिलियम से नहीं, हाइफी से शुरू होता है। ये दो हाइफी है, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं और बनाते हैं एक हाइफी, जिनमें दो न्यूक्लियस होते हैं। इसे कहा जाता है डाई कैरियोनिक हाइफी। इस हाइफी से बनता है माइसेलियम। ये माइस ये वाला n प्लस एन होता है, तो माइसेलियम भी n प्लस एन ही होगा। इस माइसेलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी आता है। ये फ्रूटिंग बॉडी है रेसिडियोकार्प, और ये है माइसेलियम, ये भी n प्लस एन, रेसिडियोकार्प भी n प्लस एन। इसके ऊपर अब बेसिडियम तैयार होता है। ये है बेसिडियम। अब क्या होता है, मैंने ड्रॉ किया था। तो इनमें भी डाइकैरियन स्टेज ही मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिडियम के अंदर बेसिडियम के अंदर दो चीजें होती है। पहला कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के ठीक बाद मियोसिस, जिससे स्पोर बन जाते हैं। और यही स्पोर फिर से माइसेलियम बनाता है, क्योंकि स्पोर जो है वो एन होगा, माइसेलियम वो एन प्लस एन, बेसिडियोकार्प एन प्लस एन, बेसिडियम एन प्लस एन, और ये जो स्पोर है वो एन।
तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग है, बाकी जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था तो बता दिया। कल वाले में एक जनरल ट्रेंड हम लोग फॉलो कर रहे थे, उसी के चक्कर में जैसा जनरली सबके साथ पहले होता है वही लिख दिया था, लेकिन ये थोड़ा अलग है, तो ज़रा ठीक कर लेना अपने नोट्स में। तो आज के मेन टॉपिक पे लौटते हैं। ये तो था कल वाला टॉपिक जो कि फंगी का था। फंगी हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। आज है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। पहले नाम लिख देते हैं टॉपिक्स। वो है पहला वायरस, दूसरा वायरॉइड्स, तीसरा प्रायॉन्स, चौथा लाइकेन, पांचवा माइकोराइजा। इनमें से ये दो एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे और इन दोनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला अकेला ही राजा है। वायरस नाम तो सुना ही होगा, कंप्यूटर में भी आता है, इंसान के शरीर में भी आता है, प्लांट्स में भी आता है, हर चीज़ में आता है। वायरस का मतलब क्या है? वायरस को तुम वेनम से कंपेयर कर सकते हो, यानी ये एक जहर है। ये जहर का काम करता है, जहाँ भी जाता है तहलका मचा देता है। वायरस कभी अच्छा नहीं होता, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। वायरस हमेशा बुराई ही करता है। किसी में शायद कुछ ना भी करे, लेकिन कभी किसी का भला नहीं करेगा। जैसे अगर कोई प्लांट वायरस हमारे अंदर आ जाए, इंसान के अंदर, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, रहेगा अपनी तरह। लेकिन अगर प्लांट में चला जाए तो वो बहुत तहलका मचा देगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सुनोगे कि किसी वायरस ने अच्छा काम किया। वायरस सिर्फ एक काम में अच्छा है, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट। कोई कमज़ोर वायरस अगर हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको टैकल कर लेता है, और टैकल करते वक्त कुछ एंटीवायरस तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में जो स्ट्रॉन्ग वायरस है उसे भी आसानी से हरा देता है। तो सिर्फ इसी काम में वायरस आ सकता है, लेकिन उसमें भी डर है। अगर कमज़ोर वायरस भी हम किसी बहुत ही खराब इम्यून सिस्टम वाले इंसान पर चला जाए तो वो भी उस पर इन्फेक्शन कर सकता है। तो हम लोग वायरस के बारे में डिटेल में जानते हैं, वायरस होता क्या है। वायरस वायरस को हम लोग विलन कह सकते हैं। और वायरस जो है वो क्या कोई सेल है? तो नहीं, वायरस कोई सेल नहीं है। ये एक, मैंने जितने भी टॉपिक लिखे, वायरस, वायरॉइड और प्रायन, ये तीनों है हमारे जो किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके एक्सेप्शन है। ये इन्हें किसी भी किंगडम के अंदर प्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक प्रॉपर जीव है ही नहीं। जीव होने के लिए क्या चाहिए? हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पता किया था लिविंग होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो लिविंग होने के लिए पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेटाबॉलिज्म। हम लोगों ने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म होना ही चाहिए। दूसरा है कॉन्शियसनेस होना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो मतलब वो डिफाइनिंग नहीं है, लेकिन वो भी फीचर्स है। उनमें आता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एटसेट्रा। तो मेन चीज़ें हैं मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। अब मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें, मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए क्या है? एंजाइम। और मोस्टली एंजाइम कहाँ रहते हैं? साइटोप्लाज्म। मगर वायरस में नो साइटोप्लाज्म।
मीन्स नो एंजाइम, साइटोप्लाज्म नहीं, एंजाइम नहीं, तो क्या करेगा ये जीकर? तो क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, अगर इस बोर्ड के ऊपर कोई वायरस है भी, वो किसी काम का नहीं, वो इस बोर्ड का एक हिस्सा बन चुका है। ये बोर्ड जैसे मारने से भी कुछ नहीं लगता इसे, वायरस को भी कुछ फील नहीं होता, और वो किसी काम का है भी नहीं। तो वायरस में मेनली होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर जाके पता चलेगा कि कैसे काम करता है ये वायरस। जो बाहर तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर किसी के अंदर घुस गया तो उसका शरीर बर्बाद कर देगा। वायरस, ये वायरस हो गया। वायरस क्या है ये? इसे कहा जाता है कैप्सिड। ध्यान देने वाली है बात है, कैप्सिड कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। कैप्सिड कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। कैप्सिड तैयार होता है बहुत छोटे छोटे यूनिट से, जिन्हें हर एक को हम लोग कहते हैं कैप्सोमियर। और ये क्या होते हैं? ये मेनली प्रोटीन होते हैं, और इसके अंदर रहता है डीएनए और आरएनए। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ वायरस के अंदर रहना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं है। अगर डीएनए होगा तो डीएनए से हम लोगों को पता है आरएनए तैयार होता है, लेकिन एंजाइम नहीं है तो हो नहीं पाएगा। अगर आरएनए है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी एंजाइम चाहिए होता है, नहीं है तो डीएनए नहीं होगा। और जो भी है उससे प्रोटीन भी नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम नहीं है। अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ डीएनए या आरएनए, दोनों में से कोई भी एक होगा। सिंगल स्ट्रैंड होता है या फिर डबल स्ट्रैंड होता है। तो अब चीजें काम कैसे करती है? ये एक वायरस है, सोच लेते हैं अभी के लिए। तो इसका जो डीएनए है, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर चला गया, तो इसका जो सेल होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम है। अब ये एंजाइम यहाँ पर अगर डीएनए हो या आरएनए हो, उससे एंजाइम कनेक्ट होकर तैयार करता है प्रोटीन। यानी डीएनए अगर होता है तो आरएनए तैयार करता है पहले, उसके बाद प्रोटीन। तो प्रोटीन है मेन चीज। अभी तक हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस पे इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है, या ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है जिससे हम लोगों को इतनी बेसिक चीज पता हो, लेकिन कह देता हूँ, प्रोटीन है मेन चीज। जो ये डीएनए है वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन कि कौन सा आरएनए तैयार होगा, और वो आरएनए कौन सा प्रोटीन तैयार करेगा, और प्रोटीन क्या तैयार करता है, इसी के बेसिस पे हमारा पूरा शरीर चलता है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगता है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ प्रोटीन तैयार करने में काम आता है, लेकिन यही प्रोटीन सब कुछ करता है। क्योंकि प्रोटीन से क्या क्या आता है? एंजाइम, हार्मोन, एटसेट्रा। और तुम लोगों को पता ही होगा एंजाइम हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में लगता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन एंजाइम के बगैर चलेगा ही नहीं। और हार्मोन कोऑर्डिनेशन में काम आता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। अगर हार्मोन नहीं होगा, सिर्फ न्यूरॉन से हमारा शरीर नहीं चलेगा। हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो स्टिमुलेट करता है बहुत सारी चीज़ों में। एंजाइम्स को भी स्टिमुलेट करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन को फास्टर करने में। तो ये जो वायरस है, ये जो प्रोटीन तैयार करता है, वो प्रोटीन अच्छा नहीं होता, इन्फेक्टियस होता है। पहले तो ये बहुत बड़ा भूखा है वायरस। क्यों? सोचो,
किसी ने बहुत दिनों से खाया नहीं है, बहुत भूखा है, सड़क के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि खाना नहीं मिला तो चलने की भी शक्ति नहीं है। अब तुम गए, उसे खाना दिया। अब अगर उसे एक बार खाना मिल गया, थोड़ा सा खाने के बाद खाने के लिए शक्ति मिल जाती है उसे, और जब उसे खाने के लिए शक्ति मिल जाती है, जितना मिलता है खाता रहता है। तो ये जो वायरस है, ये बाहर जब रहता है बहुत भूखा रहता है, चल फिर नहीं सकता, खुद से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही इसे कोई शरीर मिल गया, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, लेकिन जैसे ही मिलता है वो भूखा बन जाता है, और इतना भूखा बन जाता है कि अपना जो नंबर है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ा लेता है, इतना ज़्यादा कि ये इन्फेक्टियस जो प्रोटीन तैयार करता है उससे हमारा शरीर हैंडल कर सकता है, लेकिन कितने लेवल पर? अगर एक दो हो वायरस, शायद से वायरस का जो ये स्ट्रक्चर है वो हमारे शरीर में कुछ ही गिने चुने एंटर करते हैं। लेकिन एंटर करने के बाद जो वो करते हैं 1000 टाइम्स या 1 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मिलियन से भी ज़्यादा, ट्रिलियन या उससे भी ज़्यादा हमारी सोच के बाहर ये खुद को हमारे शरीर में मल्टीप्लाई करते हैं, और इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की वजह से जो इन्फेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे होता है। और यहाँ पर भी कह दूँ, जो आरएनए वायरस है वो इसमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोटीन तैयार कर लेते हैं। तो आरएनए वायरस जो है वो मल्टीप्लाई ज़्यादा जल्दी होते हैं कंपेयर टू डीएनए वायरस। और आरएनए वायरस मतलब यूजुअली देखा जाता है आरएनए वायरस ज़्यादा खतरनाक होता है डीएनए वायरस के तुलना में। तो ऐसे वायरस काम करता है। तो अब तुम लोग डिसाइड कर लो, तुम लोग वायरस को क्या कहोगे, वो लिविंग है, नॉन लिविंग है। लेकिन बस इतना याद रख लो, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या है? स्टे इन होस्ट बॉडी एंड डैमेज इट। पैरासाइट कभी अच्छा नहीं करते, पैरासाइट सिर्फ तुम लोगों को या फिर हम लोगों को परेशान ही करते हैं, जितने भी पैरासाइट है। तो वायरस है ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट मतलब पैरासाइट के अलावा वायरस कुछ और नहीं होता, वो सिम्बायोटिक नहीं हो सकते, वो कभी भी किसी के भी काम नहीं आते। और इसके अलावा, पैरासाइट के अलावा, वो यानी सोच लो किसी मरे हुए जीव के ऊपर वायरस गया, तो मरे हुए जीव से तो उससे एंजाइम फेंजाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मरने के कुछ देर बाद ही सब कुछ तबाह हो जाता है, एंजाइम काम करना बंद कर देता है, क्योंकि एंजाइम के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। एंजाइम ऐसा नहीं खराब हो जाता है, एंजाइम रहता है, लेकिन क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर उसके बाद मैनेज नहीं होता ना मरने के बाद, तो एंजाइम काम करना बंद कर देता है, तो वायरस वहाँ पर जाकर भी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो सिर्फ पैरासाइट होता है। अब वायरस कितने तरह के दिखते हैं? वायरल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है, वायरल। ये कैप्सिड है, थोड़ा जल्दबाजी में ऐसे, तो ऐसे गोल तरह कैप्सिड घूम घूम कर स्पाइरल तैयार कर सकता है, जिसके बीच में होगा डीएनए या आरएनए कुछ भी। और कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? पास वायरस देखा है जरूर।
ऐसा दिखता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एक हेड होता है, टेल होता है, हेड के अंदर डीएनए या आरएनए होता है। पॉलीहेड्रल कैसा है, बहुत सारे कट और शेप बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होता है, तो इसे पॉलीहेड्रल कहा जाता है। और कितने तरह के डीएनए हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, सॉरी, पहला डीएनए वायरस हो सकता है, आरएनए वायरस हो सकता है। डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, डबल स्ट्रैंड हो सकता है। इसमें भी सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड आरएनए के बारे में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल स्ट्रैंड आरएनए वो किसी काम का नहीं होता, वो कोई डिजीज भी नहीं करता, कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता, यहाँ पर भी थोड़ा, आरएनए ऐसा होता है, इसके ऊपर जब राइबोसोम आता है तब प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन अगर इसके ऊपर एक और आरएनए हो तो राइबोसोम आ नहीं पाएगा, और अगर आ नहीं पाएगा तो कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस ना हो तो आरएनए का कोई काम नहीं है, यानी वायरस बेकार है। डबल स्ट्रैंड वायरस के बारे में इसीलिए हम नहीं पढ़ते। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो सबसे ज़्यादा भयानक होता है। इसके थोड़े एग्जाम्पल्स याद रख लेते हैं। HIV, इन्फ्लुएंजा, TMV, ये प्लांट वायरस है। और हाल ही में आया कोरोना वायरस या फिर कोविड, जो भी कह लो, वो भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। और डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर आते हैं मम्प्स, हर्पिस, एटसेट्रा। ये भी कुछ डिजीजेस है, उनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए दिखाई देता है। और इसमें फास वायरस है, फास वायरस 174, इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए दिखता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरस और वायरॉइड। सॉरी, वायरॉइड और प्रायॉन्स। वायरॉइड जो होता है, ओनली जेनेटिक मटेरियल, और ये है ओनली प्रोटीन कवर, यानी डीएनए और आरएनए ओनली इन्फेक्टियस, और इसमें प्रोटीन कवर इन्फेक्टियस। यानी अगर वायरस है तो उसके अंदर डीएनए या आरएनए होता है और एक कवर होता है, तो उन दोनों को अलग कर दो। जो जिसमें सिर्फ डीएनए और आरएनए होता है और कुछ नहीं होता, वो वायरस है। जिसमें सिर्फ कवर है वो प्रायन है। दोनों को मिला दो, वायरस बन जाएगा। दोनों को अलग कर दो, वायरॉइड और प्रायन। अब वायरॉइड 1971 में डिस्कवर किया था टीओ डायनर ने। इसके डिस्कवरी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, बस अनयूजुअली फोल्डेड प्रोटीन्स जो क्या करते हैं, न्यूरल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है,
ये एक पोटैटो में मिलने वाला डिजीज है और इसका है इनकी फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इसे मैट काउ डिसीज भी कहा जाता है। मैट काउ डिजीज, तो इनकी फुल फॉर्म अगर चाहो तो गूगल करके देख लेना। मुझे अभी याद नहीं है, तो बेकार गलत सलत बोल के कोई लाभ फायदा तो है नहीं। तो वायरट और प्रायन समझ में आ गया। वायरट और प्रायन को जोड़ दो तो बन जाता है वायरस। एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो आरएनए रहता है या डीएनए रहता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट लेसर देन वायरस। यानी वायरस में जो आरएनए या डीएनए मिलता है, उसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट पता तो होगा, एक मॉलिक्यूल का वेट जितना होता है, तो वो वायरस के आरएनए के मॉलिक्यूलर वेट से भी कम होता है। इसलिए दे कैन पास बैक्टीरियल फिल्टर। बैक्टीरियल फिल्टर क्या होता है? एक फिल्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं? चीजों को अलग करने के लिए। यानी बैक्टीरियल फिल्टर ऐसा फिल्टर है जिससे बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं। यानी उस फिल्टर से बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पाते। लेकिन वायरस जो है वो इतने छोटे होते हैं और मॉलिक्यूलर वेट उनका इतना कम होता है कि बैक्टीरियल फिल्टर से भी चले जाते हैं। तो वायरस प्लस प्रायंस इक्वल्स टू वायरस होता है। अब आ जाते हैं इस पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक, माइक्रोराइजा और लाइकेन पे। लाइकेन, माइक्रोराइजा। यह है एल्गी प्लस फंगी। यह है रूट ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंगी। हायर प्लांट्स का मतलब जिम्नो और एंजियो। जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के जो रूट्स है उनमें के साथ फंगी मिलकर माइक्रोराइजा तैयार करते हैं। ये कैसा दिखता है? ये फंगी है, और ये एल्गी है। कौन से एल्गी मिलते हैं? मेनली ग्रीन एल्गी। और इसमें क्या है? मेनली एस्कोमाइसिटिस, सम बेसिडियो। फंगी जो होता है वो 90% होता है लाइकेन में और 10% एल्गी होता है। एल्गी को कहा जाता है मतलब एल्गी का काम क्या होता है? क्योंकि ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करेगा और फंगी जो है वो शेल्टर देगा एल्गी को। दूसरा क्या करेगा? मिनरल सप्लाई
एटसेट्रा। यहाँ पर क्या होगा, हायर प्लांट्स के रूट में जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो वो इनटू यानी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सप्लाई करेगा फंगी को। और फंगी क्या करता है, यहाँ पर फंगी 90% नहीं होता, बहुत कम होता है, तो फंगी शेल्टर का काम तो नहीं कर सकता, शेल्टर का काम नहीं करता, तो क्या करता है, मिनरल एंड वाटर सप्लाई। इसके चारों ओर माइक्रोराइजा ऐसे वाटर और मिनरल को प्लांट्स में देते हैं और प्लांट्स से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सप्लाई लेते हैं। तो हो गया माइक्रोराइजा और लाइकेन। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। माइक्रोराइजा और लाइकेन में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, सिमिलैरिटीज भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ चैप्टर एंड हुआ। और कुछ अगर मैं भूल गया हो तो या तो एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा या फिर एनसीईआरटी डिस्कशन के वक्त समझा दूंगा। तो एक बड़ा सा थैंक यू क्लास ख़त्म करने के लिए मेरे साथ। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, और इसी के साथ हमारा थर्ड या फोर्थ चैप्टर ख़त्म हुआ। पता है बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन जैसा भी चल रहा है चल तो रहा है ना। जब तक हम चल रहे हैं तब तक हम जीत सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू मेरे साथ ऐसे लगे रहने के लिए। और आगे भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो मैं आशा करता हूँ एक दिन हम लोग लाइव क्लास भी कर पाएंगे। और अच्छे से पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। फिर से मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।